हेलो एंड वेलकम बच्चों टू बैंकिंग के कौन से नंबर क्लास में? सिक्स्थ क्लास में सभी का स्वागत है। सेंट्रल बैंक को खत्म करने के बहुत करीब आ गए हैं हम लोग। आओ थोड़ा गला साफ करें पहले, एवरीबॉडी पार्टिसिपेट। सेंट्रल बैंक का पहले क्या चीज का बात करेंगे? डेफिनेशन का। आ जाओ। सेंट्रल बैंक रेफर्स टू द एपेक्स इंस्टीट्यूशन दैट codes the entire banking structure of the economy। कॉर्ड्स मतलब क्या हो गया? कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स। ठीक है। कितने फंक्शंस थे सेंट्रल बैंक के, याद है? 6 फंक्शंस था। वेरी गुड। सबसे पहला बैंक ऑफ इशू, बिना देखे बोलने का ट्राई करना। पहला था बैंक ऑफ इशू। दूसरा था फैब टू द गवर्नमेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, एजेंट एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट। थर्ड था बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक में 3 पार्ट आ रहे थे। एक था क्लियरिंग हाउस, एक कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स और एक था लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इन सब में सबसे एब्सोल्युटली एसेंशियल फंक्शन कौन सा था? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। फिर था अपना सुपरवाइजर। सुपरवाइजर में कोर्ट्स का क्या क्या आता है? कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स। चलो बढ़िया। ओके। फोर्थ फंक्शन कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड कैश रिजर्व्स की गोल्ड रिजर्व्स। फिफ्थ में प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन। प्रमोट किसको करता है सेंट्रल बैंक? बैंकिंग सेक्टर को। डेवलप किसको करता है सेंट्रल बैंक? पूरे देश को, पूरे इकोनॉमी। और लास्ट जिसपे आज हमारा फोकस रहेगा, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। आ जाओ बच्चों, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। आज एक नया ही टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपने। आओ, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ओके, ठीक है। कॉपी निकाल लो, पहले वहां समझाएंगे तुम लोग को। लिख लो फ्लो चार्ट का स्टार्टिंग। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। किसका फोन बजा? तुम्हारा भाई नेक्स्ट क्लास से लेट आएगा, हम क्लास से निकाल देंगे। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट इंडिया में देता कौन है? कौन सा बैंक? कमर्शियल बैंक्स। पर उसका हिसाब किताब किस रेट में देना चाहिए, कितना देना चाहिए, ये सारा डिटेल्स कौन सेट करता है? सेंट्रल बैंक। ये हो गया कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कौन है? आरबीआई। और ये जो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना घटाना है, जो भी डिटेल्स है, ये एक पॉलिसी में देता है। पॉलिसी का नाम याद है? मॉनेटरी पॉलिसी। या इसका दूसरा नाम क्या था? क्रेडिट पॉलिसी। जो पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाता है, बताओ क्या नाम है उसका? मॉनेटरी पॉलिसी या फिर क्रेडिट पॉलिसी। जो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है उसको क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। पैस्कल्स ट्रायंगल तो 11 में था तुम लोग के बाइनोमियल थ्योरम में। आओ, ये किसमें लिखी हुई बातें हैं, लिख लो। मॉनेटरी या फिर क्रेडिट पॉलिसी। और इसमें ना हमेशा बच्चों 2 हेडिंग होता है, हमेशा 2 हेडिंग। एक लिख लो क्वांटिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव मेथड्स, और एक लिख लो क्वालिटेटिव मेथड्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज का शुरुआत होगा, आराम से इसको समझना लिखना। क्रेडिट पॉलिसी में सारा बात क्रेडिट को लेकर होगा, लोन को लेकर होगा। इन सारे चीजों को 2 मेथड्स में बांटा गया है। एक क्या हो गया? क्वांटिटेटिव, एक हो गया क्वालिटेटिव।
क्वांटिटेटिव मेथड्स बच्चों वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट का बात करता है। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट नाउ? कितना देश में लोन दिया जाएगा, देश में कितना मैक्सिमम लोन दिया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। पकड़ लो, आरबीआई बोला कि इस साल पूरे देश में सिर्फ 10 लाख ही लोन दिया जाए, सबको मिला जुला के सिर्फ 10 लाख ही लोन दिया जाए, तो वो कौन सा मेथड में आएगा? क्वांटिटेटिव मेथड। ये वॉल्यूम सेट करता है, ठीक है ना। क्वालिटेटिव मेथड्स में सेट होता है बच्चों डायरेक्शन। क्वालिटेटिव मेथड्स में सेट होगा डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब हाँ, कितना कितना सेट हो गया लिमिट अपना लोन का? 10 लाख। अब पकड़ लो, आरबीआई बोल रहा है 2 लाख लोन मिले किसको? किसान लोग को। 5 लाख लोन मिले इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो ये दिशा सेट करना कहां कहां कितना लोन जाएगा, ये कौन से मेथड में आएगा? क्वालिटेटिव। कितना क्रेडिट बहेगा ये आता है क्वांटिटेटिव में, कहां कहां लोन्स बहेगा वो आएगा क्वालिटेटिव। मैं एग्जांपल देकर सब बताऊंगा। इसके 2 पॉइंट्स लिख लो, क्वांटिटेटिव का 2 पॉइंट लिख लो। अवेलेबिलिटी एंड नीचे लिख लो कॉस्ट। अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट। क्वांटिटेटिव का मतलब अमाउंट एक तरीके से है, हाँ, क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया अमाउंट सेट करना। क्वांटिटेटिव में बच्चों 2 पार्ट्स आएंगे। पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है? अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, मतलब कितना क्रेडिट बहेगा एक साल में, कितना आरबीआई अलाउ कर रहा है। आरबीआई चाहता है लोग ज्यादा लोन उठाए, तो अवेलेबिलिटी क्या करवाएगा? वो इंक्रीज कर देगा। चाहता है लोग कम लोन ले, तो आरबीआई अवेलेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, एक बात हो गया अवेलेबिलिटी का, दूसरा कॉस्ट को लेकर बात, इंटरेस्ट। बिल्कुल, कॉस्ट के पास लिख लो इंटरेस्ट रेट। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट मतलब द इंटरेस्ट दैट यू पे व्हेन यू टेक लोन। आरबीआई इसको कम बेसी करवा सकता है, ठीक है ना। चलो ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वालिटेटिव में। इसमें लिख लो यूज एंड फ्लो, इस तरीके से। यूज फ्लो मतलब वो जो भी 10 लाख रुपए आरबीआई अलाउ किया है, उसमें से कौन कौन सा सेक्टर्स कितना पैसा यूज करेगा, कहां वो पैसा बहेगा। वी टॉक अबाउट यूज एंड फ्लो। भैया, बोलो। ये क्वालिटेटिव का डायरेक्शन है वो बताइए वापस। अभी सब एग्जाम्पल में तुम लोगों को बताएंगे, हम सब बताएंगे ये ओके। चीज का। आ जाओ, एग्जाम्पल लिख लो अब, फिर मैं इसको वापस से रिपीट करूंगा। आरबीआई अलाउ कर रहा है कि इस साल 10 लाख ही लोन दिया जाए। एक आदमी को क्या? पूरे देश को मिला के 10 लाख लोन दिया जाए। बोलो कौन सा मेथड के थ्रू सेट करेगा? क्वांटिटेटिव। तो यहां लिख लो क्वांटिटेटिव। यहां क्या सेट हो रहा है? वॉल्यूम की डायरेक्शन, वॉल्यूम सेट हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। अब अगर आरबीआई चाहता है, मान लो कि फार्मर्स को ज्यादा लोन दिया जाए इस साल, तो 6 लाख रुपया ईयर मार्क किया जा रहा है फार्मर्स के लिए। 1 लाख इंडस्ट्रीज के लिए, 50,000 और क्या हो सकता होगा? पर्सनल लोन के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पकड़ लो, बाकी मिसलेनियस। 6, 7, 7.5, 2.5 लाख मिसलेनियस में आ गया। तो ये जो वो अलग अलग डिमार्केशन कर रहा है, कौन सा मेथड के थ्रू कर रहा है ये?
क्वालिटेटिव के थ्रू। क्वांटिटेटिव नहीं अनयूज, क्वांटिटेटिव हो चुका है। यहां पे क्या सेट कर रहा है अब? वॉल्यूम की डायरेक्शन, डायरेक्शन सेट कर रहा है अब कि कहां कहां कितना लोन दिया जाएगा। ये हो गया क्वालिटेटिव, ये हो गया क्वालिटेटिव। हाँ, आरबीआई हर साल देखता है कि इस साल ज्यादा रिक्वायरमेंट कहाँ है लोन का, ठीक है, तो वो वहां पे ज्यादा अलाउ करवाएगा, बाकी जगह फिर कम अलाउ करवाएगा। एजुकेशन लोन भी इसी में आ जाएगा, मतलब मिसलेनियस काट के एजुकेशन लोन भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वो डायरेक्शन सेट करता है। चलो, ये समझ में आ गया सबको कॉन्सेप्ट क्या था। अब हम लोग वापस से इसमें रिटर्न आते हैं। क्वांटिटेटिव सेट्स व्हाट? द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। क्वालिटेटिव सेट्स द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। क्वांटिटेटिव टॉक्स अबाउट टू थिंग्स, द अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, ठीक है, एंड क्वालिटेटिव टॉक्स अबाउट यूज एंड फ्लो ऑफ क्रेडिट। कहां कहां वो फंड्स को यूज करना है, कहां कहां बहेगा वो लोन का पैसा। चलो वापस से एक बार आओ, ये 6 कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव सेट करता है वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, जहां बातें होती है दो चीजों की, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। क्वालिटेटिव सेट करता है डायरेक्शन, जहां बात होगा यूज एंड फ्लो ऑफ क्रेडिट का। क्लियर था यहां तक? चलो आओ अब रिटर्न आते हैं अपने मटेरियल में। आ जाओ, एक बार पूरा समझ लिया करो ढंग से, फिर अपने मस्त आराम से मटेरियल में देखेंगे, तब और इजी लगेगा इनफैक्ट। आओ, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट में सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड्स, जो मैंने आप लोग को भी बता दिया। ओके, क्वांटिटेटिव में वो एम करता है टू कंट्रोल द, वॉल्यूम काट देना, कंट्रोल दी क्या, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। क्वांटिटेटिव मेथड्स में वो ट्राई करता है किसको कंट्रोल करने का, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। वही क्वालिटेटिव में आओ, क्वालिटेटिव में वो सेट करता है क्या चीज, वो सेट करता है, बोलो, यूज एंड फ्लो, यूज एंड फ्लो ऑफ क्रेडिट। 10 लाख सेट तो हो चुका है, कहां कहां वो पैसा दिया जाए, ये सारी बातें कहां लिखी हुई होती है, मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है ना। चलो आ जाओ, ओके, चलो घुसते इस टॉपिक में अपने, मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। एक तुम लोग लाइन बताए थे शायद पहले कि जितना वॉल्यूम ऑफ मनी प्रिंट होगा उतना वैल्यू ऑफ मनी घटेगा। रिमेंबर दिस, जितना मनी मार्केट में आएगा उतना एक एक रुपया का इज्जत घटेगा। ये वो चीज नहीं, वहां बताए थे तुम लोगों को, पर ये वो चीज नहीं है। यहां बताए थे गर्लफ्रेंड अगर रोज मिलने लग जाए, रोज मिलने लग जाए तो क्या, पक जाते हैं अपने, अरे यार आज तो छोड़ दो कम से कम, तो उसका वैल्यू क्या है, घटने लग जाता है। चलो नेक्स्ट आओ, मॉनेटरी पॉलिसी में इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, 2 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? आओ पहले पढ़ते हैं क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू, कॉर्ड्स में से अगेन, कंट्रोल एंड रेगुलेट। सारा खेला कॉर्ड्स का है, कॉर्ड्स में से क्या क्या आ रहा है, कंट्रोल एंड रेगुलेट दी व्हाट, वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। टू कंट्रोल एंड रेगुलेट दी वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। क्यों इतना टेंशन क्यों लेता है इन लोग की, लोन कभी बढ़ाता है कभी घटाता है, इन लोग ऐसा इसलिए करता है ताकि
पब्लिक के पास जरूरतमंद पैसा ही हो। सोचो, अगर लोग लोन लेना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे तो चीजें महंगी होगी कि नहीं? सोचो, फोन अंदर रखो। लोन अगर ज्यादा लोग लेने लग जाएंगे, दे विल स्टार्ट बाइंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली क्या है? बढ़ता जाएगा। बिकॉज शॉपकीपर्स को भी पता है लोग लोन लेके खरीद रहे हैं सामान, तो वो प्राइस बढ़ा देते हैं। इन्फ्लेशन सेट्स इन। ठीक है, तो पब्लिक के पास क्रेडिट आता है। क्यों वॉल्यूम एंड डायरेक्शन को चेंज करता है हमारा सेंट्रल बैंक? टू अचीव अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक के पास लिख लो फिस्कल। इकोनॉमिक के पास लिख लो फिस्कल। फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी सेम हो गया। क्या सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के ऊपर है क्या? नहीं। गवर्नमेंट क्या सेट करता है? फिस्कल पॉलिसी, कि हम लोग को ये सब काम करवाना है। अब वो काम सही में उस ढंग से हो, उस हिसाब से उतना ही लोन पास होए, ये मॉनेटरी पॉलिसी में लिखा जाता है बाय द सेंट्रल बैंक। चलो वापस एक बार आओ। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट विद द पब्लिक to achieve objectives of economic policy। इतना ऊपर बढ़ाता है, घटाता है, क्यों करता है सेंट्रल बैंक ये सब? ताकि अचीव कर सके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ चलता है, लोग उसके अगेंस्ट नहीं चलता। चलो वापस से आओ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखना। आ जाओ। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द policy of the central bank to control and regulate the volume and credit direction of credit with the public to achieve objectives of economic policy। खुद से कॉपी में इसको लिखो एक बार, बिना देखे ट्राई करो लिखने का। Monetary policy refers to the policy of central bank. Refers to the policy of central bank to do two things: control and regulate the two things, volume and direction। वॉल्यूम ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट किसके पास आता है? पब्लिक के पास। लोन लेता है पब्लिक, ऑफ क्रेडिट विद द पब्लिक। क्यों इतना टेंशन लेता है सेंट्रल बैंक? टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। अमन क्लियर है? तुम ही अमन हुआ ना? और तुम आकाश? थोड़ा बाद में समझ में आएगा मेरे को कौन कौन है। इकोनॉमिक पॉलिसी बजट हो गया, फिस्कल पॉलिसी बजट हो गया, ठीक है। चलो ओके, मेनान क्लियर यहां तक? यहां क्वांटिटेटिव मेथड्स का जिक्र कहां पे हो रहा होगा? वॉल्यूम में। और क्वालिटेटिव का जिक्र डायरेक्शन में हो रहा होगा, ठीक है ना। चलो आओ रिटर्न बैक। बोल। हाँ, नहीं देखो, मॉनेटरी पॉलिसी साल में एक बार नहीं आता है, ये 3 महीना 6 महीना जब मन चाहे आरबीआई का तब वो ले आता है। क्वार्टर्स में आता है, महीना में भी आ सकता है। जितना डायनामिकली सिचुएशन चेंज हो रहा है उतना जल्दी इन लोग ले आते हैं उसको, ताकि उसको ठीक कर पाए, ठीक है। बजट तो साल में एक बार होगा, जो एक्चुअल बजट होता है, अगर सरकार चेंज नहीं हो रहा हो तो। ओके, हाँ, इसका दूसरा नाम हो गया, तुम लोगों को बताया वो ऑलरेडी, क्रेडिट पॉलिसी। नेक्स्ट आओ,
मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी में लिख लो एमसीक्यू। एमसीक्यू में टिक मारने बोल सकता है कौन सा ऑब्जेक्टिव्स है मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका मतलब क्या है? डेवलप होना। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है जीडीपी बढ़ाना। देश डेवलप हो रहा हो नहीं हो रहा हो, तुम्हारा जीडीपी क्या है? बढ़ना चाहिए। और जीडीपी बढ़ने का मतलब है देश में गैस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। गैस बोले तो गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस। सारा पैसा माइट भी अंबानी कमा ले रहा होगा, नो प्रॉब्लम, पर गुड्स एंड सर्विसेज पहले के मुकाबले ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तभी बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है मतलब। प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपने इक्विटी में आते हैं। एनी आइडियाज ऑफ इक्विटी? शेयर्स हो गया, हाँ, पर यहां पे वो नहीं बोलेंगे अपने कौन से कंपनी में कितना, नहीं, कंपनी सबका बात नहीं हुआ है। देखो, एक होता है इक्वालिटी और एक होता है इक्विटी। इक्वालिटी का मतलब है सबको सेम लेवल ऑफ बेनिफिट्स मिलेगा। इक्विटी का मतलब क्या है? जिसको ज्यादा दरकार है उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जिसको दरकार है ही नहीं उसको बेनिफिट नहीं मिलेगी। जैसे तुम लोग को बताते ये चीज, पहले तुम लोग बताए थे कि नहीं पता नहीं। ये एक रेलिंग है, रेलिंग के पीछे मैच चल रहा है, ठीक है। एक गरीब आदमी है, एक मिडिल क्लास है और एक बहुत अमीर आदमी है। बोलो यहां पे क्या समझ में आ रहा होगा? इक्वालिटी की इक्विटी? इक्विटी। इक्वालिटी। यहां पे तीनों को ही एक एक बक्सा मिला हुआ है। तीनों को बेनिफिट्स क्या है? सेम मिला है कि नहीं? क्या इसको दरकार था क्या बेनिफिट का? नहीं। इसको बोलेंगे अपने इक्वालिटी इन द सेंस कि सबको इक्वल बेनिफिट्स मिल रहा है। इक्विटी इज अ मच बेटर कॉन्सेप्ट। इक्विटी के केस में क्या होगा? जिसको दरकार नहीं है उसको बेनिफिट नहीं दिया जाए। इक्विटी के केस में क्या होगा? 3 बक्से हैं, 2 बक्सा किसको दे दिया जाए? ये गरीब आदमी को 2 बक्सा दे दिया जाए ताकि वो भी बेटा मैच देख सके। मिडिल क्लास को कोई हेल्प नहीं करता। और जो रिच पीपल है उनको बेनिफिट का दरकार नहीं है। समझ में आया? इक्विटी एम करता है सबको सेम लेवल पे लाने का। बोलो सेम लेवल पे सब आ गया। पर इक्वालिटी सबको सेम बेनिफिट देता है। तो ग्रोथ कैसा होना चाहिए देश में? इक्विटी वाला, कि लोगों को सेम लेवल पे लाया जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्राइस स्टेबिलिटी समझ में आता है? प्राइसेस का फ्लक्चुएशन वगैरह नहीं हो। लाइक पकड़ लो, आज कोका कोला 20 में बिक रहा है, कल 40 में, परसों 100 रुपया में, फिर 10 रुपया में, ऐसा वाइड फ्लक्चुएशंस नहीं आए। ये चीज मतलब लोन के ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं कि गरीब का कम रेट, रिच का ज्यादा। हाँ बिल्कुल सही श्रेष्ठ। किसान को कम रेट में लोन मिले और अमीरों पे ज्यादा रेट थोप दिया जाए। नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का इक्विलिब्रियम। खैर 12 में बढ़िया सा चैप्टर भी है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बाद में पढ़ोगे तुम लोग के मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉल्यूम 1 में ही है, ये 3rd या 4th है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब अभी बस लिख लो, इंपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट। हर कंपनी मिनिमम क्या चाहेगा? कि जितना वो इंपोर्ट करवा रहा है उतना ही क्या एक्सपोर्ट करवाए। हाँ, और एक मोमेंट में उनको मन करेगा कि एक्सपोर्ट हम ज्यादा करें। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी लाना फॉरेन एक्सचेंज रेट में। तुमने बताया हुआ ये चीज, $1.82 है, सडनली वो 200 रुपया नहीं हो जाए, सडनली $1 1000 नहीं हो जाए, नहीं तो आदमी सब गए फिर। लास्ट क्या है? अटेनमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। व्हाट डज दिस मीन? सबको एम्प्लॉयमेंट मिले। भाई सबको भी मीन नॉट ओनली लेबर्स,
वी मीन ऑल द LLCE। पता है LLCE क्या था? लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। सब चीज फुल्ली यूज हो, कोई भी खाली नहीं छूटे। तुम लोग सिर्फ लेबर के हिसाब से सोच रहा है, सोचो सबके हिसाब से। लैंड भी खाली नहीं होना चाहिए, लैंड भी प्रोडक्टिव यूज में आना चाहिए। चाहे मॉल बने वहां, चाहे किसान खेती बाड़ी करे, जो भी हो। कैपिटल मतलब क्या हो गया? मशीन्स वगैरह, वो भी आइडल नहीं बैठे। और एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन भी खाली नहीं बैठे। मतलब रिसोर्सेज को आइडल नहीं रहने देना चाहिए। हाँ, कोई भी रिसोर्सेज आइडल नहीं रहेगा। एवरीथिंग विल बी फुल्ली एम्प्लॉयड, हेयर और देयर वॉट एवर। निहारिका, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का भी दरकार ही नहीं समझने का तुम लोग को। अभी इतना समझ लो बस कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इक्वल करने का ट्राई करता है गवर्नमेंट। वो बाद में एक चैप्टर में जानेंगे हम। बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है? पहला क्या था अपना? इकोनॉमिक ग्रोथ। पहला था इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके साथ इक्विटी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी इन प्राइस, स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, स्टेबिलिटी इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। खत्म ये चीज। अब इसी बात पे तुम लोग आ जाओ, अपने रिवाइज करते हैं किसका डेफिनेशन। मॉनेटरी पॉलिसी का बिना देखे ट्राई करना सब। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू control and regulate the volume and direction of credit with the public to achieve objectives of economic policy। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, यहां पे लिख लो डिफरेंसेस। आ जाओ, लिख लो डिफरेंसेस फटाफट। इसमें देखते हैं, मार्क करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। सबसे पहले नेचर का बात करेंगे। सबसे पहले नेचर का बात करेंगे, आओ। क्वांटिटेटिव क्या है? किस किस चीज को चेक करता है वो? अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को चेक करता है। इट इज जनरल इन नेचर। व्हाट डू वी मीन बाय जनरल इन नेचर? लाइक गवर्नमेंट 10 लाख रुपया सेट कर दिया, तो वो तो पूरे देश के लिए है ना। क्या भेदभाव कर रहा है क्या उसमें? वो नहीं, वो एक जनरल कर दिया कि 10 लाख रुपया ही बहेगा पूरे देश में। भेदभाव पैदा करने कौन आता है? क्वालिटेटिव। ये सेट करता है बच्चों यूज एंड फ्लो ऑफ क्रेडिट। ये भेदभाव पैदा करेगा कि यहां इतना पैसा जाना चाहिए, वहां उतना पैसा जाना चाहिए। दिस इज स्पेसिफिक इन नेचर। नेक्स्ट, अफेक्ट ऑन सेक्टर्स। क्वांटिटेटिव अफेक्ट करेगा सारे सेक्टर्स को। सोचो कैसे। जैसे पकड़ लो, इंडिया में RBI कितना सेट कर दिया? 10 लाख। US में सेट कर दिया गया होगा 1 करोड़, मान लो। तो हेलो, हाँ कौन? अच्छा अच्छा, मैं आपसे बात करता हूं, अभी क्लास में हूं मैं। हाँ हाँ, देखो, ये कंट्री A है, ये कंट्री B है। यहां पे सेट हो गया 10 लाख, यहां पे सेट हो गया 1 करोड़। तो यहाँ के सारे सेक्टर्स और यहाँ के सारे सेक्टर्स है, कौन ज्यादा खुश होगा बताना? बी वाला सेक्टर ज्यादा खुश होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटम ऑफ लोन है, जो साइज ऑफ लोन है, वो काफी ज्यादा है कंट्री ए के मुकाबले। कंट्री ए के सारे सेक्टर्स ना खुश रहेंगे एज कंपेयर टू कंट्री बी के सेक्टर्स, बिकॉज यहाँ पे लोन ज्यादा बह रहा है। चलो नेक्स्ट आओ। हाँ, क्वांटिटेटिव अफेक्ट्स ऑल द सेक्टर्स, पर क्वालिटेटिव अफेक्ट करेगा ओनली स्पेसिफिक सेक्टर्स। हाँ वो ठीक है, पर ये स्पेसिफिक सेक्टर्स को अफेक्ट करेगा। मैं बताता हूं कैसे। कहाँ गया एग्जांपल वो? जैसे देखो यहाँ पे, पहले सिस्टम ये सेट हुआ था। अब पकड़ लो, नया मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कर देगा RBI, है ना?
आरबीआई पकड़ लो, ये कर्म कांड कर दिया। तो कौन कौन से सेक्टर्स अफेक्ट हुए अभी? फार्मर्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सिर्फ यही दो अभी अफेक्ट हुए हैं। बाकी सब कुछ ऐसे जो मिल रहा था मिल रहा था लोग, ठीक है ना। तो इट अफेक्ट्स ओनली स्पेसिफिक सेक्टर्स। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव मेथड्स टॉक्स अबाउट द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। कभी वो बढ़ाया जाएगा तो कभी वो घटाया जाएगा। पर क्वालिटेटिव टॉक्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, फ्लो ऑफ क्रेडिट, कहां बहेगा वो। नेक्स्ट आओ टाइप ऑफ मेथड में, लास्ट टाइप ऑफ मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड सदियों से चला आ रहा है, ये बहुत प्राचीन मेथड है। इट इज अ ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मतलब क्या हो गया? पुराना, शुरू से वो रिवाज चलते आ रहा है, ठीक है ना। इट हैज बीन इन यूज फॉर डेकेड्स। पर क्वालिटेटिव क्या है? सिलेक्टिव मेथड्स है, यहां पे लिख लो मॉडर्न मेथड है। मॉडर्न मेथड है ये हाल फिलहाल में परफेक्ट किया गया है। डेवलप्ड एंड परफेक्टेड इन रीसेंट ईयर्स। रीसेंट ईयर्स में ही ये मेथड दिखा है लोगों को, क्वालिटेटिव मेथड्स। चलो, होपफुली यहां तक क्लियर है सबको। एक ही चीज रिवाइज कर रहे हैं अपने, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बताओ क्या क्या था? क्वांटिटेटिव का 3 कीवर्ड था, क्वांटिटेटिव का वॉल्यूम, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट। क्वालिटेटिव का 3 कीवर्ड्स था, डायरेक्शन, यूज एंड फ्लो। बस दैट्स इट। ये सब लोग चमका के आ जाएगा ना एग्जाम में, फुल मार्क्स मिलेगा तुम लोग। जिन लोग ये सब नहीं लिख के आएंगे बहुत कम मार्क्स मिलेगा उनको। तो लर्न करो अच्छे से। आओ फ्लो चार्ट में आते हैं। अब अपने एक्चुअल मेथड्स को देखेंगे। अभी तक अपने ब्रॉड डिस्कशन कर रहे थे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में। अब उसके अंदर के 8 मेथड्स को देखना है, 8 मेथड्स दोनों के अंदर मिला के। आओ थोड़ा स्पेस कंजर्व करके लिखना। मेथड्स 2 प्रकार का होता है, एक है क्वांटिटेटिव तो एक है क्वालिटेटिव। One is quantitative, the other is qualitative. क्वांटिटेटिव के पास 3 लिख लो एंड क्वालिटेटिव के पास 5 लिख लो। तो टोटल मेथड्स कितने हो गए अपने पास? 8 मेथड्स हो गए, ठीक है। चलो क्वांटिटेटिव में आते हैं। सबसे पहला लिख लो बैंक रेट, साथ ही में लिख लो रेपो रेट, साथ ही में लिख लो रिवर्स रेपो रेट। थोड़ा स्पेस कंजर्व करके। ये एक हो गया, ये 3 अलग अलग नहीं है, ये एक सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट है ये। बोलो क्या क्या पॉइंट लिखा है तुम लोग को? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। दूसरे पॉइंट में आओ, लिख लो ओपन मार्केट ऑपरेशंस। OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और लास्ट पार्ट में आ जाओ बच्चों इसके। तुम लोग ये पढ़ चुका है पहले, तुम लोग कोई रेशियो पढ़ा है पहले, लीगल रिजर्व रेशियो। यस, LRR। LRR क्या था? लीगल रिजर्व रेशियो के कितने पार्ट्स थे? 2 पार्ट था, एक था SLR और एक था CRR। SLR था स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और CRR था कैश रिजर्व रेशियो। वही आ रहा है, लिख लो लीगल रिजर्व रेशियो। ये पॉइंट जब पढ़ेंगे बाद में तुम लोगों को इजी लगेगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दिस। तो ये 3 हो गया क्वांटिटेटिव, जो वॉल्यूम को सेट करता है।
अब 5 क्वालिटेटिव में आते हैं, आ जाओ। सबसे पहला, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट। रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। बाकी तीनों का नाम छोटा ही होगा, डोंट वरी फॉर योर स्पेस। हर जगह देखा तुम लोग, रेगुलेशन रेगुलेशन रेगुलेट। कॉर्ड्स का सी और आर तो हर जगह ही है, कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स। तो रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। और 3 में आते हैं, पहला लिख लो, आरबीआई क्या है ना, रिक्वेस्ट भी करता है सारे कमर्शियल बैंक से कि भाई बात सुन लेने तो बैंक तेरा डूब जाएगा। इस रिक्वेस्ट को अपने बोलते हैं, लिख लो, मोरल सुएशन। इसको बोलेंगे मोरल सुएशन। जैसे होता है ना परसुएशन, परसुएशन का सुएशन आ रहा है, मोरल सुएशन। यहां बताओ आरबीआई क्या कर रहा होता है, लोगों से रिक्वेस्ट करता है, कमर्शियल बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि मेरा बात सुन लो, उसको लोन मत दो तुम, वो उसको लोन दोगे तो उड़ जाएगा पैसा। अगर इन लोग बात नहीं सुनता है तब आरबीआई डिशुम डिशुम, आरबीआई एक्शन लेगा, एकदम डायरेक्ट एक्शन। लिख लो, डायरेक्ट एक्शन। पहले समझाऊंगा फिर लगाऊंगा, ये सिस्टम हो गया, मोरल सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन। समझाता है पहले, समझाएगा वो, विनती करेगा। और लास्ट, लास्ट क्रेडिट राशनिंग। नहीं नहीं, क्रेडिट राशनिंग। देख लो, विजुअलाइज कर लो इस लैबिरिंथ ऑफ मेथड्स को। 3 क्वांटिटेटिव हो गया, 5 क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में पहला बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। दूसरा ओएमओ है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और थर्ड है एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। 5 आता है क्वालिटेटिव में। पहला 2 रेगुलेशन को लेकर है, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। बाकी 2 प्यार और फटकार, मोरल सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन। एंड उसके बाद लास्ट में आता है क्रेडिट राशनिंग। आओ, इन 5 को आज हम लोग देखेंगे। ये 3 थोड़ा बड़ा है तो हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे। आ जाओ क्वालिटेटिव वाले पार्ट में। कम टू क्वालिटेटिव, कम टू क्वालिटेटिव। कॉपी निकाल लो। अभी अपने क्या पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। आओ, हाँ, बैंकिंग सबसे बड़ा चैप्टर है तुम लोग का, इसलिए बैंकिंग अब पहली नक्की करा देते हैं, बाद में सब तुम लोग का 3-4 क्लास में खत्म हो जाएगा। आओ, क्वालिटेटिव में सबसे पहले अपने पढ़ रहे हैं बच्चों, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। क्रेडिट समझ में आ गया, बट नाउ व्हाट इज कंज्यूमर क्रेडिट? हाउस होल्ड को, मतलब कंज्यूमर्स को जो मिलता है, पब्लिक को यस, नॉर्मल। हाउस होल्ड जो लोन लेते हैं उसको अपने बोलेंगे कंज्यूमर क्रेडिट। पहले के जमाने में क्रेडिट मिलता था सिर्फ बिजनेसमैन लोगों को, पर आजकल तो ये सब लैपटॉप वगैरह, फोन्स वगैरह, टीवी भी इतना महंगा हो गया है कि कंज्यूमर्स को भी लोन लेना पड़ता है टू बाई दीज थिंग्स। ठीक है ना, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, कंज्यूमर क्रेडिट।
इज्जतदार लैंग्वेज में इसको अपने बोलेंगे हायर परचेज फाइनेंस। अच्छे लैंग्वेज में इसको बोलते हैं अपने हायर परचेज फाइनेंस। यहां दो वर्ड्स है, हायर और परचेज। हायर मतलब क्या हो गया कि तुम अभी क्या है ईएमआई में खरीद रहे हो। पकड़ लो, तुमने 3 साल का ईएमआई में सामान खरीदा, तो 3 साल तक बेसिकली तुम उस आइटम को क्या है हायर करके रखे हो। हायर 3 साल में पूरा ईएमआई चुका दोगे, तब वो तुम्हारा हो गया ना, तब तुम उसको पूरा तरीके से क्या कर लिए हो, परचेज कर लिए हो, ओन कर लिए हो। समझ में आया क्या बोले? यहाँ दो पार्ट्स आ रहा है। आज होम लोन्स होता है, होम लोन्स 20-20 साल तक चलता है। सोचो, तो 20 साल तक तुम ईएमआई पे कर रहे हो, मतलब तुमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, हायर किया हुआ है। अभी तक तुमने अपने हाउस को हायर किया हुआ है। 20 साल बाद पूरा ईएमआई जब खत्म, तब वो तुम्हारा ओन्ड हो जाएगा, तब वो तुम्हारा परचेज्ड आइटम हो जाएगा। क्लियर है ये? चलो आओ। हाँ, तब तक कागज पैन के पास ही रहता है। देखना, बस बस होता है ना, बस के पीछे लिखा रहता है हाइपोथिकेटेड टू एसबीआई बैंक। कभी देखना बस के पीछे, कोई भी बस, पब्लिक बस, अब ब्लू बस, रेड बस, ब्लैक बस, देखना कभी बसों के पीछे में लिखा होता है हाइपोथिकेटेड टू आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक। इसका मतलब है ये बस उन लोग लोन में खरीदा है, ये बस का पेपर्स उस बैंक के पास है। ठीक है ना? तब तक हायर किया हुआ। ओके आओ। कंज्यूमर क्रेडिट का बच्चों दो पार्ट होता है। एक लिख लो, डाउन पेमेंट। एक पार्ट होता है डाउन पेमेंट। व्हाट इज डाउन पेमेंट? जो तुम खरीदने के समय ही थोड़ा बहुत टोकन अमाउंट दे रहे हो। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मत बोलना इसको, पर तुम थोड़ा बहुत जो अभी रुपया दे रहे हो उसको, वो क्या हो गया, डाउन पेमेंट। बाकी का तुम किस में कन्वर्ट करवा लेते हो, लोन में। बाकी लोन में कन्वर्ट करवा लिया। और लोन चुकाते कैसे रहेंगे अपने, ईएमआई पे कर करके, ईएमआई पे कर करके। जैसे एग्जांपल पकड़ लो, तुमने आईफोन खरीदा जो कि 1.5 लाख का है, 1.5 लाख का है, और तुमने शगुन का डाउन पेमेंट 101 रुपया कौन बोला तुमने डाउन पेमेंट पकड़ लो 50,000 कर दिया, तो लोन में कितना गया फिर तुम्हारा, 1 लाख गया। हाँ, लोन में तो तुम 1 लाख रुपया लिया ना, उस पे इंटरेस्ट पे करेगा तो। चलो, तो ये अपना सिस्टम हो गया, राइट? ओके। अब यहां पे सेंट्रल बैंक इस मेथड को कैसे ट्विक कर सकता है, इस मेथड को कैसे हमारे लिए अच्छा या हमारे लिए बुरा बना सकता है, आओ देखते हैं। आओ, दो पार्ट बना लो तुम लोग, छोटा सा ही। हाँ भैया, एक, हाँ बोलो। ये जो अपना लोन होता है, लोन जो होता है, अपने हाँ। जो ईएमआई पे किसी से लेते हैं, तो वो वाला बैंक के पास जाता है, अपना बैंक की तरफ से लोन होता है, या फिर जिस जन से ले रहे हैं उससे, मतलब अगर एप्पल स्टोर से ले रहे हैं तो उससे लोन होता है, या बैंक से होता है? बैंक से ही लोन होगा हमेशा। एप्पल स्टोर में भी क्या लोग टाई अप किया हुआ होता है बैंक के साथ, बैंक लोन देगा हमेशा, याद रखो, एप्पल कभी लोन नहीं देगा। ठीक है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, बहुत बढ़िया चीज बताएंगे तुम लोग को, अभी ध्यान देना आराम से। इन्फ्लेशन के समय होता क्या है बच्चों, प्राइसेस बढ़ता है। प्राइस बढ़ता इसीलिए है क्योंकि सबके पास पैसा आया हुआ होता है, सबके पास पैसा आएगा, प्राइस बढ़ता रहेगा, राइट? डिफ्लेशन कब होता है, जब पैसा कम होता है लोगों के पास, दे डू नॉट बाई एनीथिंग, दे डू नॉट बाई एनीथिंग। लाइक कोरोना के समय पीपल डिड नॉट बाई एनीथिंग, तो प्राइसेस कम होते जा रहा था। पर व्हेन पीपल स्टार्टेड बाइंग थिंग्स, इन्फ्लेशन होना स्टार्ट हो गया। आज पकड़ लो, क्लास में कैपेसिटी है 20 बच्चों का, ठीक है, 20 बच्चे हो गए मान लो, तो उसके बाद और कोई आएगा तो मैं क्या करूंगा, फिर फीस बढ़ा दूंगा। मैं सबको बोलूंगा देखो भाई नया फीस ये हो गया है। हाँ आयुष देख रहा है, ऐसा नहीं हो कुछ चलो ठीक है, आओ। इन्फ्लेशन के समय सेंट्रल बैंक चाहेगा लोगों के पास कम पैसा हो। समझ में आ रहा है क्या बोले?
इन्फ्लेशन के समय सेंट्रल बैंक क्या चाहेगा, लोगों के पास कम पैसा हो ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। तो आरबीआई क्या करेगा समझना, आरबीआई डाउन पेमेंट को बढ़ा देगा। यस, आरबीआई डाउन पेमेंट को बढ़ा देगा। लोन से चल मैक्सिमम चीज चलेगा, लोन से मैक्सिमम चीज चलता है क्रेडिट में। इंडिया में, इंडिया में क्या वर्ल्ड होगा, बोलो। वो जो भी होता है यहाँ पे अपने एक्चुअल जनरल मैनर में समझ रही है, नॉट Amazon फ्लिपकार्ट के हिसाब से। फॉलो करना, अगर आरबीआई चाहेगा लोग लोन कम ले तो वो डाउन पेमेंट का टेंशन को बढ़ा देगा। आज पकड़ लो 1.5 लाख का आईफोन है, अपने डाउन पेमेंट कितना दे रहे थे, 50,000। आरबीआई बोलेगा नहीं तुम 1 लाख डाउन पेमेंट लो, तब तो लोग क्या सोचेगा कि भाई 1.5 लाख का फोन है, 1 लाख डाउन पेमेंट पूरा करना पड़ रहा है मेरे को, तो 50 का मैं क्या ईएमआई कराऊंगा, छोड़ दो, लेना ही नहीं है। तो डाउन पेमेंट वो बढ़वा देगा। नेक्स्ट, ईएमआई का जो रेट है उसको भी बढ़वा देगा सेंट्रल बैंक, ताकि लोगों के लिए कॉस्टली हो जाए, ये लोगों के लिए ईएमआई कॉस्टली हो जाए। और एक टेन्योर बोल के भी होता है। टेन्योर मतलब क्या, कब तक ईएमआई चलेगा तुम्हारा, उसको वो कम कर देगा। यस, टेन्योर को वो कम कर देगा कि तुम ईएमआई में 3 महीना के लिए ही ले सकते हो, सिर्फ 3 महीना के लिए चुकाते रहो हर महीना 40,000 रुपया तुम लोग, तो आदमी लेगा ही नहीं लोन। फिर इन्फ्लेशन के समय बताओ, आरबीआई डिस्करेज करेगा क्रेडिट की एनकरेज करेगा क्रेडिट, डिस्करेज करेगा क्रेडिट को, ताकि लोग कम लोन ले। देयरफॉर, एक सेकेंड, देयरफॉर डिस्करेज क्रेडिट। इन्फ्लेशन के समय आरबीआई चाहता है लोगों के पास कम पैसा हो, लोग सामान ज्यादा नहीं खरीदे, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। हाँ, कोई क्या पूछ रहा था, पूछो। सर अगर ऐसा करेगा तो डिमांड कम नहीं होगी? देखो, हेवी मैनर में नहीं करेगा वो कि पूरा जीरो ही डिमांड हो जाए। उन लोगों का भी रिसर्च रहता है पूरा, और उन लोग डायनामिक वे में काम करता है। कभी जरूरत पड़ता है तो मीटिंग बुलाता है 1 महीना में, कभी जरूरत पड़ता है मीटिंग बुलाते हैं 6 महीना में, समझा। दे हैव ऑल द डायनामिक्स ऑफ दिस। उन लोग हल्का सा ही कम करेगा बढ़ाएगा, ताकि सस्टेनेबल रहे। डिफ्लेशन के समय बताओ लोग सामान खरीद रहे कि नहीं, नहीं खरीदे, तो आरबीआई चाहता है लोग सामान खरीदे, तभी तो इकोनॉमी का जो इंजन है वो रन करेगा। तो डाउन पेमेंट आरबीआई कम करवा देगा, या फिर पूरा जीरो ही करवा देगा डाउन पेमेंट, ताकि लोग क्या, लोन मजे से ले, जो नहीं खरीदना था वो भी मैं खरीदूंगा। ईएमआई का रेट बताओ, यस, ईएमआई का रेट कम करवा देगा। नेक्स्ट, टेन्योर, टेन्योर बढ़ा देगा। अरे माँ जी 3 महीने का ईएमआई क्या ले रहे हैं आप, 36 महीने का लीजिए, 36 महीने का ईएमआई लीजिए आप, जब तक आपका दांत निकल जाता है तब तक ईएमआई चलेगा आपका। देखिए सर अगर टेन्योर बढ़ेगा तो आपका ईएमआई तो कम पड़ेगा ना, उस हिसाब से जो एक्चुअल इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा, पर तुम्हारा ईएमआई इतना कम लगेगा ना, तुम 36 महीना में आ जाएगा सीधे, है ना। जहां 3 महीना का बात हो रहा था, यहाँ पे 3 महीना में तुमको देना 40,000, वहां 36 महीना में तुमको देना 1,500 रुपया, मान लो। तो मतलब फर्क ही समझ नहीं आएगा तुमको इस चीज का, कि हाँ ठीक है 1,500 लग रहा है, क्या है पर मंथ। हाँ, श्रेष्ठ क्या पूछा तुम, टेन्योर कम हो गया तो पर इंस्टॉलमेंट ज्यादा हो जाएगा, मेकिंग इट टफ फॉर पीपल टू रीपे। हाँ, तुम इसका बात बोल रहे हो, आई होप करेक्ट। तो यहां पे आरबीआई क्या कर रहा है बच्चों, एनकरेज कर रहा है क्रेडिट को, एनकरेज कर रहा है क्रेडिट को। साहस क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आओ फटाफट मार्क कर लो, मैंने समझा दिया है इसको, फटाफट मार्क कर लो। डिफ्लेशन के समय मनी का वैल्यू, मनी का वैल्यू थ्योरेटिकली बढ़ जाता है, हमारे मन में बढ़ जाता है उसका वैल्यू। हम लोग 1-1 रुपया भी खर्चा करते सोच समझ के, लाइक कोरोना के समय वो चीज। आ जाओ, हायर परचेज फाइनेंस इज द मेथड ऑफ यूजिंग बैंक क्रेडिट बाय द कंज्यूमर्स, ठीक है ना।
कंज्यूमर्स लोन उठाता है बैंक से, इसलिए उठाता है टू बाई एक्सपेंसिव ड्यूरेबल गुड्स। ऑब्वियसली एक्सपेंसिव सामान कोई ना ईएमआई में खरीदेगा वो। टू बाई एक्सपेंसिव, व्हाट इज ड्यूरेबल गाइज? लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं कि तुम्हारा ईएमआई चलते जा रहा है और वो सामान ही तुम्हारे पास नहीं है। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स जैसे कार्स हो गया, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। आओ, सर्टेन परसेंटेज डाउन पेमेंट पे देना पड़ता है तुमको, एंड रिमेनिंग पोर्शन को तुम एमोर्टाइज करा देते हो। एमोर्टाइज इज अ गुड वर्ड टू से, ईएमआई में कन्वर्ट करा देते हो रिमेनिंग पार्ट को। आ जाओ। हाँ, ये दोनों तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गया जो मैंने बता दिया है। मेरे को बताओ, आरबीआई कब करेगा एनकरेज क्रेडिट को? जब डिफ्लेशन होगा। तो यहां लिख लो डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के समय आरबीआई चाहता है लोग लोन ले और सामान खरीदे, और वो डिस्करेज करेगा लोन के कार्यक्रम को इन्फ्लेशन के समय। ज्यादा इन्फ्लेशन ठीक नहीं है, बोलो। डिफ्लेशन था। किसका प्राइस? अनियन का। अनियन तो एक स्पेसिफिक चीज हो गया, उसका कोविड से कोई मतलब नहीं था। अनियन का एग्रीगेट का बात हो रहा है यहाँ पे। अनियन तो क्या है, ज्यादा ग्रो नहीं हुआ होगा उस साल, फ्लड आ गया होगा क्या पता। तो अनियंस क्या है, तुम्हारा ग्रो ही नहीं हुआ, प्राइस बढ़ गया उसका। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आओ, टू एनकरेज कंज्यूमर क्रेडिट, वो रिड्यूस करवा देगा डाउन पेमेंट को और इंक्रीज करवा देगा टेन्योर को। डिस्करेज करना कंज्यूमर क्रेडिट को, तो वो रेज कर देगा डाउन पेमेंट को और रिड्यूस कर देगा टेन्योर को। टेन्योर मतलब वही पीरियड ऑफ रिपेमेंट, कितना साल या कितना महीना तक तुम रीपे कर रहे हो। चलो, अनयूज क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। आओ बच्चों, कॉपी निकाल लो, सेकंड लिख लो, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। पहले आपने क्या पढ़े? रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। यहां बात हो रहा है मार्जिन का। अब समझना इसका मतलब क्या है। पकड़ लो, मेरे को लोन चाहिए और मेरे पास पड़ा है 1 लाख का गोल्ड। तो मैं 1 लाख का गोल्ड को क्या कर सकता हूं? एज कोलैटरल मैं मॉर्गेज करा सकता हूं कि उसके बदले मैं लोन ले लूंगा। तो मैं कोलैटरल के हिसाब से क्या दे रहा हूं? गोल्ड। कितने रुपए का? 1 लाख का। 1 लाख का मैं गोल्ड गिरवी रखवा रहा हूं। लोन कितने का मिलेगा? 1 लाख का कि उससे ज्यादा का? 1 लाख से कम, आई गेस। 1 लाख से कम का मिलेगा। यस। 1 लाख से ज्यादा का लोन कैसे मिल सकता है अपने को? पकड़ लो, मेरे को 1,20,000 का लोन दे देगा, हम बोलेंगे तुम 1 लाख का गोल्ड रख लो, हम रिपे नहीं कर सकते, 20,000 रुपये हम कमा लेंगे। ऐसे नहीं होता है। हम लोग कोलैटरल रख रहे हैं 1 लाख का, 1 लाख का भी लोन नहीं मिलेगा, उससे कम का लोन मिलता है। थोड़ा मार्जिन रखते हैं हम लोग। अच्छा भैया, पहले सुन लो, पकड़ लो, मार्जिन रखा है 20,000 का। मार्जिन रखा 20,000 का। ये मार्जिन है ना, ऑफ सेफ्टी होता है। ये मार्जिन होता है ऑफ सेफ्टी। किसका सेफ्टी? बैंक का खुद का सेफ्टी। और उसके बाद वो लोन तुमको दे देगा 80,000 का। लोन दे देगा तुमको 80,000। हाँ, इंटरेस्ट लेगा। देखो क्या है इसमें, तुम लोग को लगेगा कि अनफेयर चीज है ये। हम 1 लाख का सामान दे रहे हैं, मेरे को 80,000 का लोन दे रहा है, तुम लोग को लगेगा अनफेयर है। बट ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी फेयर है। क्यों? बिकॉज गोल्ड का प्राइस हर दिन क्या है? ऊपर नीचे घटता बढ़ता है ना, हर दिन ऊपर नीचे घटता बढ़ता है। क्या पता 1 लाख रुपया का जो गोल्ड था वो क्रैश होकर पकड़ लो
85,000 हो जाए मान लो, 85,000, और अगर तुमको वो लोन दे दिया हुआ होता कितना का, 1 लाख का, अभी वैल्यू कितना हो गया उसका, 85,000, तुम तो बोलते कि मेरा गोल्ड बेच दो, मेरे को मेरा गोल्ड नहीं चाहिए, आई वोंट बी एबल टू रीपे योर लोन। क्या कर सकते हैं आप ज्यादा से ज्यादा, यू कैन डू व्हाट, यू कैन सेल माई गोल्ड, बेच दो, जाओ, हम बोलते बेच दो। तो यहां अल्टीमेटली प्रॉब्लम किसके साथ हो जाएगा, बैंक के साथ। वो बेटा 1 लाख का लोन दिया और 85,000 में बेच रहा है, तो बैंक ऐसा अलाउ नहीं करता है। बैंक पहले ही, बैंकों का बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है बैंकों का, उनको पता है कितना ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस हो सकता है, तो बैंक वाला उसी हिसाब से क्या करता है, थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ सेफ्टी काट के लोन देता है। अब वो तो एक रिस्क है ही, ये बात भी सही है एकदम, कि बैंक वाले ने लोन कितना दिया 80,000, पर गोल्ड का रेट हो गया 70,000, तो ये भी एक एरर का स्कोप है, पर बैंक वाला उतना रिस्क बेयर कर सकता है, ठीक है ना। बैंक का एक्सपीरियंस कहता है कि 20,000 एनफ है मेरे लिए, एकदम कुछ एक्सट्रीम ही कुछ केस हो जाए तब 80,000 के नीचे गिर जाएगा, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। हाँ, बढ़ गया तो देखो, बढ़ गया तो बैंक वाला को तो ऐसे कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना। आज पकड़ लो ये बढ़ के 1,20,000 हो गया, क्या बैंक इसको बेचने जा रहा है क्या, नहीं, बैंक का तो वैसे ही पड़ा है उसके पास। अगर रिपे नहीं किया तो, अगर रिपे नहीं किया तब बहुत प्रॉफिट होगा। जैसे घर हो गया, घर भी बैंकों के नाम पे होता है जब तक लोन तुम पूरा रिपे नहीं करते हो, अगर रिपे नहीं करोगे तो बैंक क्या है, तुम्हारा घर बेच देगा, दैट्स इट। समझ में व्हाट इज मार्जिन, दोनों बताओ, मार्जिन फेयर है कि नहीं, फेयर है, बिल्कुल फेयर है। देखो काम करना है तो फेयर काम करो एकदम, ठीक है। अब तुम लोग बताओ मेरे को, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के समय आरबीआई क्या करवा सकता है, टॉक अबाउट द मार्जिन। इन्फ्लेशन के समय मार्जिन, ऐसा कम करेगा, मार्जिन क्या था, कम कर देगा मार्जिन, कम कर देगा, ये लोन कम देना पड़ेगा, मार्जिन बढ़ा देगा। ऐसा कभी मार्जिन इज द डिफरेंस, मार्जिन तुम लोग लोन मत समझो, मार्जिन वो डिफरेंस है जो बैंक अपने पास रख लेता है मान लो, तो मार्जिन आरबीआई क्या है, बढ़वा देगा मान लो, मतलब 20,000 मार्जिन रखा बैंक वाला, 25 नहीं, पकड़ लो 60,000 कर दिया, हाँ, तो लोन कितना दिया जा रहा है फिर, 40,000 का लोन दिया जा रहा है। तुम 1 लाख का सामान गिरवी रखवा रहे हो और 40,000 ही लोन मिल रहा है तुम्हें, तो तुम लोन लोगे ही नहीं, तो आरबीआई भी खुश, तो आरबीआई मार्जिन को क्या है, बढ़वा देगा। मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ कोलैटरल एंड द लोन सैंक्शनड अमाउंट। इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा ना, तुम लोन ही नहीं लेगा फिर, है ना। तुम 1 लाख का सामान रखवा के तुमको लोन कितना का मिल रहा है, 40,000 का, तो तुम लोन लेगा ही नहीं, या तो अगर लेता भी है लोन तो पहले तुमको लोन कितना मिल रहा था, 80,000, तुम कितना सामान खरीदता, अब सिर्फ सामान तुम खरीद पाएगा 40,000 का। डिफ्लेशन के समय ऑन दी अदर हैंड वो मार्जिन क्या है, एकदम कम करवा देगा, मार्जिन कम करवा देगा 1 रुपया मार्जिन, पकड़ लो मार्जिन रख लिया 5,000 का, तो कितना पास हो रहा है, 95,000 लोन पास हो रहा है। तो इससे लोग क्या है, अनाप शनाप पैसा खर्चा करेंगे, तो कंट्री जो है वो डिफ्लेशन के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक, अब बोलो क्या बोल रहे तुम, कमर्शियल बैंक का तो प्रॉफिट रेंज सब अलग रहता है, हाँ, तो अलग बैंक के लिए अलग। गुड क्वेश्चन, कि सारा बैंक्स तो अलग अलग मोटिव से काम करता है, आरबीआई एक ब्रॉड गाइडलाइन सेट करता है, समझा, कि इतना से ऊपर मत करना, इतना से नीचे मत करना, बाकी तुम्हारा मर्जी, जैसे कि रेंज में बताता है, ठीक है, वो चीज हो गया। अनंत क्लियर है ये, तो कोई बोले व्हाट इज मार्जिन, एक मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मार्जिन, तो मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ कोलैटरल एंड द लोन अमाउंट सैंक्शनड,
वापस से क्या है? मार्जिन रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कोलैटरल एंड द लोन अमाउंट सैंक्शन। वैल्यू ऑफ कोलैटरल था 1 लाख, लोन अमाउंट सैंक्शन हुआ 80,000, बीच का डिफरेंस 20,000 मार्जिन हो गया। उत्प्लक्ष क्लियर है यहां तक? आओ मटेरियल में आ जाओ सब। रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट आ जाओ, मार्क करते जाओ फटाफट। कमर्शियल बैंक्स जनरली गिव लोन्स अगेंस्ट कोलैटरल। कमर्शियल बैंक्स लोन देता है अगेंस्ट कोलैटरल, और इन लोन्स को अपने बोलते हैं सिक्योर्ड लोन्स। ये भी समझ लो क्या है। सिक्योर्ड लोन्स ऐसा लोन होता है जिसके बदले तुम कोलैटरल दिए हो। इज क्रेडिट कार्ड अ सिक्योर्ड लोन? नो। क्रेडिट कार्ड तुमको ऐसे ही मिल जाता है, उसके लिए तुम कुछ गिरवी नहीं रखवाए हो, तो वो क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन। व्हाट अबाउट होम लोन? होम लोन तो सिक्योर्ड होता है बिकॉज तुम्हारा घर ही कोलैटरल होता है तब तक। हाँ हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे कि लोन्स नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। तुम लोगों को जो बताए 1 लाख का वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है तो 1 लाख का लोन नहीं मिलेगा। मार्जिन में इंपॉर्टेंट मार्क करो। आओ डेफिनेशन तुम लोग बोल चुके ऑलरेडी। मार्जिन रेफर्स टू द क्या? डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कोलैटरल एंड द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड। जैसे लिखने वैसे लिखो, बस डिफरेंस वर्ड आना चाहिए। कोलैटरल का बात करोगे और लोन का बात करोगे, दैट्स इट। एग्जाम्पल तो तुम लोग कॉपी में लिख ही लिया है। अब क्वेश्चन आता है मार्जिन नेसेसरी क्यों है? मार्जिन फेयर थिंग क्यों है इन द इंडस्ट्री? मार्जिन इज नेसेसरी बिकॉज इफ अ बैंक गिव्स लोन इक्वल टू फुल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, बैंक विल सफर अ लॉस। कब सफर करेगा लॉस बैंक? जब फॉल हो जाएगा कोलैटरल का वैल्यू। जब कोलैटरल का वैल्यू फॉल हो जाएगा तब आदमी बोलेगा मैं रीपे नहीं कर सकता हूं, सामान बेचना, बेच दो मेरा। चलो इसमें आओ। टू एक्सपैंड क्रेडिट, जैसे मैंने लिखाया, टू एक्सपैंड क्रेडिट, रिड्यूस मार्जिन। टू कर्ब द क्रेडिट, कर्ब मतलब क्या? कम करना, रोकना। रेज द मार्जिन, रेज द मार्जिन। ठीक है ठीक है, आज अपनी लास्ट एक करते हैं क्रेडिट राशनिंग बोल के। नेक्स्ट क्लास कहां से कंटिन्यू करेंगे फिर? मोरल सुएशन क्या था? जहां पे आराम से बोलो, बात करो, विनम्रता से, विनम्रता पूर्वक बात करो। गाली गलौज किसमें होगा? डायरेक्ट एक्शन में होगा। हाँ हाँ। ये कुछ था मैथ्स को लेके शायद था क्या मेन? हाँ ये बेटा तुम लोग जो है ना बदमाश, आओ ये देखो। 9, 10, 11, 12 मैथ स्टूडेंट्स फॉर सिलेबस कंप्लीशन इन फर्स्ट टर्म। कि भैया पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट करो, भैया पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट करो, पहले मारा मुड़ी होता है। उसके बाद फाइनल टर्म में सब शांति से बैठ जाते हैं क्योंकि सभी का सिलेबस फाइनल टर्म में क्या है? मोटा मोटी सेम आता है। तो यहां तो उल्टा हो गया। पहले क्या हो रहा है यहाँ पे? डायरेक्ट एक्शन। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे? मोरल सुएशन। हाँ 10 और 12 में पर फर्स्ट टर्म में कुछ एक आध चैप्टर यहाँ वहां होता है ना, अलग अलग स्कूल्स का। चलो आओ लास्ट अपने पढ़ते हैं क्रेडिट राशनिंग। कम बैक टू योर कॉपी फॉर द कॉन्सेप्ट। आराम से मजे से कॉन्सेप्ट लिखते रहा करो कॉपी में। क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग। राशनिंग का मतलब पता है क्या होता है? बांटना, सही है, ठीक है। एक अपर लिमिट सेट करना, अपर लिमिट। क्रेडिट राशनिंग का मतलब हो गया अपर लिमिट ऑफ लोन्स टू
क्रेडिट राशनिंग का मतलब हो गया अपर लिमिट ऑफ लोन्स टू ऑल द सेक्टर्स की स्पेसिफिक सेक्टर्स। स्पेसिफिक बच्चों किसमें पढ़ रहे हैं हम लोग? ये क्वालिटेटिव में। तो बात किसका होगा? स्पेसिफिक का। अपर लिमिट ऑफ लोन्स टू स्पेसिफिक सेक्टर्स। आ जाओ। इसका दो तरीका है, मैं दोनों बताता हूं। पहला है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है फिक्सिंग अपर वैल्यू ऑफ लोन। एब्सोल्यूट क्रेडिट राशनिंग का मतलब है सेटिंग अपर वैल्यू ऑफ लोन। जैसे हमारे एग्जाम्पल में अपने सेट किए थे 10 लाख तो टोटल था। फार्मर्स को कितना मिला? 6 लाख। फार्मर्स को मैक्सिमम पूरा देश में लोन दिया जा सकता है 6 लाख। और क्या था? 1 लाख ले लेते हैं। 1 लाख इंडस्ट्रीज का था शायद। 1 लाख था इंडस्ट्रीज का। तो यहां बताओ क्या सेट हो रहा है? क्या सेट हो रहा है यहां पे? अपर वैल्यू सेट हो रहा है। एब्सोल्यूट वैल्यू सेट हो रहा है। सेकंड वाले केस में क्या है? परसेंटेज सेट होता है बच्चों। परसेंटेज स्लैश रेशियो लिख लो। परसेंटेज स्लैश रेशियो। यहां पे भी कुछ फिक्स होगा पर वैल्यू फिक्स नहीं होगा। यहां फिक्स क्या होगा? अपर परसेंटेज ऑफ लोन। यहां सेट होगा अपर परसेंटेज ऑफ लोन। अपर परसेंटेज ऑफ लोन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई बोल दिया, सारे बैंकों को बोल दिया कि तुम अपने बैंक से जितना भी लोन देते हो तुम फार्मर्स को मेक श्योर करना कि 75% लोन दो। मतलब हर 100 रुपए जो तुम लोन दे रहे हो 75 शुड गो टू द फार्मर्स। फिर इंडस्ट्रीज को तो तुम थोड़ा सा ही देना, 5% दे देना। तो यहां पे वैल्यू सेट नहीं हो रहा बच्चों, यहां पे क्या सेट हो रहा है? परसेंटेज। जितना लोन देना है दो, पर इतना परसेंट यहां देना पड़ेगा। और यहां पे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ही सेट हो गया था। दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या है? दिस इज इट। आओ फटाफट मार्क कर लेते हैं बुक में, फिर दैट्स इट फॉर टुडे। बोलो। काइंड ऑफ नहीं, पर ऐसे कंफ्यूजन मत आना तुम, क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स का बात हो रहा है ना यहाँ पे, तो वैसे सोचना ही मत। आओ। क्रेडिट राशनिंग का मतलब लिमिटिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैंक लोन्स। इसका मतलब है लिमिट कर देना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैंक लोन्स, इसके ऊपर नहीं जा सकते। आ जाओ। हाँ, इसका मतलब है फिक्सिंग कर देना मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन्स फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। ऑफ कोर्स जनरल का तो बात करेंगे नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक सेक्टर्स का बात करेंगे। उसका क्या सेट करना है बोलो? अपर लिमिट सेट करना। आओ। सेंट्रल बैंक या तो इंक्रीज कर सकता है या तो डिक्रीज कर सकता है इस अपर लिमिट को। ठीक है। फॉर्म्स में आओ। कम टू द फॉर्म्स। एक हो गया फिक्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन्स। एक हो गया फिक्स करना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन्स। ये कौन सा मेथड था? एब्सोल्यूट। यस, लिख लो यहां पे एब्सोल्यूट। और दूसरे केस में सेंट्रल बैंक फिक्स कर सकता है मैक्सिमम रेशियो ऑफ लोन्स। मैक्सिमम रेशियो ऑफ लोन्स। ये क्या है? परसेंटेज। ये है परसेंटेज मेथड। चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो पढ़ते रहो, टेस्ट बहुत करीब है, फिर रिपोर्ट कार्ड भी मिलना है। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों बाय बाय।